अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के रिएक्शन वीडियो में। देखो दोस्तों, 2014 के बाद हमारा देश बर्बादी की तरफ कितनी तेजी से फैल रहा है। फडणवीस इससे पहले भी कब्र तोड़ने की बात कह चुके हैं। अब जो तमाम नेता औरंगजेब की कब्र को तोड़ना चाहते हैं, हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। औरंगजेब की कब्र तोड़कर आखिर क्या मिलेगा? क्या गरीबी, बेरोजगारी मिट जाएगी? क्या औरंगजेब की कब्र टूटने के बाद इतिहास बदल जाएगा? क्या औरंगजेब की कब्र टूटने से मुगलों का नाम देश से मिट जाएगा? हमारा सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी है कि अगर कब्र को एएसआई का संरक्षण नहीं होता। इसी चीज पर अभिषेक शर्मा की एक रिपोर्ट देखते हैं। औरंगजेब की कब्र पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन महाराष्ट्र के अंदर जो सियासत कर रहे हैं ना, उसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं और जनता उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाली है। क्योंकि अब नागपुर, शांतिपूर्ण नागपुर में सांप्रदायिक तनाव पैदा शुरू हो गया है। औरंगजेब की कब्र के नाम पर, इस अफवाह के नाम पर कि मुसलमानों की धार्मिक किताब को जला दिया गया। हालांकि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो सड़क पर उतरे, उन्होंने माहौल को खराब किया, उन्होंने मुसलमानों की धार्मिक प्रतीक को नुकसान भी पहुंचाया। ऐसा वीडियो सामने उभर कर आया है। मगर आज आपको सवाल करना पड़ेगा दोस्तों कि शांतिपूर्ण नागपुर में सांप्रदायिक तनाव पैदा क्यों हो गया और इस सांप्रदायिक तनाव से किसको फायदा है, इस सांप्रदायिक तनाव से नुकसान किसको है। नुकसान की बात करें तो दोस्तों नुकसान सिर्फ आपको है, आप जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं। शुरुआत नागपुर से हो रही है। सोच के भी सेहरंग पैदा होती है कि नागपुर के जरिए ये आग कहां फैलने वाली है। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी, जब उनका नेता टी राजा सिंह गली गली घूमकर सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहा था और इस पर कोई काबू नहीं पाया गया। अब भी ये व्यक्ति औरंगजेब की कब्र के नाम पर लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है, मगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो हैं उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर रहे। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या कहूं, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को तूल दे रहे हैं। आज मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इस वक्त महाराष्ट्र के ऊपर 9.32 लाख करोड़ का कर्ज है। क्या औरंगजेब की कब्र की बात करने से यह कर्ज उतर जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो रहा है। नागपुर उसकी एक मिसाल है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से सैफ अली खान के घर में एक व्यक्ति घुसकर उन पर हमला बोलता है, बाबा सिद्दीक की हत्या कर दी जाती है, सलमान खान के घर के बाहर अंडरवर्ल्ड गोलीबारी करती है, और यह सब महाराष्ट्र में चल रहा होता है, सब मुंबई में चल रहा होता है। क्या औरंगजेब की कब्र की बात करने से इस मुद्दे का समाधान हो जाएगा? महाराष्ट्र में अब भी रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस खबर पर देखिए। डिमांड फॉर इरिगेशन वाटर डिनाइड, अवार्ड विनिंग महाराष्ट्र फार्मर किल्स हिमसेल्फ। यह किसान सिर्फ खेती के लिए पानी की मांग कर रहा था, उसकी इस मांग को खारिज कर दिया गया, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। यह हाल है महाराष्ट्र के अंदर किसानों का। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या औरंगजेब की कब्र की जिक्र करके इन मुद्दों का समाधान हो जाएगा? सबसे बड़ी बात, जिस लाड़की बहन योजना को लेकर भाजपा जो है अपने सहयोगी दलों के साथ महाराष्ट्र में सत्ता में आई, आप जानते हैं दोस्तों, उस लाड़की बहन योजना के दायरे को खत्म किया जा रहा है। आपके सामने एक तथ्य, लाड़की बहन योजना के पैसों को नहीं बढ़ाया गया, लेकिन इस राज्य में चर्चा सिर्फ औरंगजेब की कब्र पर हो रही है। उल्टा लाड़की बहन योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं को पैसे दिए गए थे, उनसे पैसे वापस लिए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को तूल दिया गया। नतीजा आपके सामने, नागपुर में सांप्रदायिक तनाव। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें किसी और की नहीं, देवेंद्र फडणवीस की एक बहुत अहम भूमिका है, जो अब मैं प्रमाणित करने वाला हूं। और साथ ही इन दो चेहरों को देखिए, विकी कौशल और लक्ष्मण उतेकर। इनकी एक फिल्म आती है छावा, जो आपके सामने झूठ परोसती है, अर्ध सत्य परोसती है। और लक्ष्मण उतेकर को इस झूठ के लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी, जिसकी मैं चर्चा आगे करूंगा। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को तूल कोई और नहीं, स्वयं देवेंद्र फडणवीस दे रहे थे। उन्होंने एक नहीं तीन बयान दिए थे। और क्यों बयान दिए थे? ताकि राहुल गांधी ने चुनावों में जो धांधली हुई है, उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। राहुल गांधी ने कौन से 3 सवाल खड़े किए थे, उसकी हम चर्चा करेंगे। किस तरह से राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब के मुद्दे को जो है ज्वलंत किया गया। राहुल गांधी ने कौन से सवाल उठाए थे कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह से स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगजेब की कब्र का मुद्दा उठाते रहे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस तारीख पर गौर कीजिए, 10 मार्च 2025। इस तारीख को देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए, लेकिन इसे कानून के दायरे में रहकर करना होगा, क्योंकि यह एक संरक्षित स्थल है। कांग्रेस सरकार के समय इसे एएसआई की सुरक्षा में रखा गया था। उसके बाद इस तारीख पर गौर कीजिए, 17 मार्च 2025। यहां पर क्या कहते हैं देवेंद्र फडणवीस? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा करनी पड़ रही है, जबकि उसका इतिहास अत्याचारों से भरा हुआ है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर कोई औरंगजेब की महिमा मंडित करने की कोशिश करेगा, तो हम उसे सफल नहीं होने देंगे। इसके बाद तीसरा लम्हा आता है विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर क्या कहते हैं देवेंद्र फडणवीस? इस पर गौर किया जाए। वो कहते हैं, हम औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा करेंगे, लेकिन उसकी या इस स्थल की महिमा नहीं बढ़ने देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का गौरव बढ़ेगा, औरंगजेब की कब्र का नहीं। लगातार ये शख्स जो खुद को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कहता है, इन मुद्दों को बढ़ावा दे रहा था। और जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर हालात को बद से बदतर लोकसभा चुनावों से पहले कोशिश की जा रही है।
क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान टी राजा सिंह को मैदान में छोड़ दिया गया था। यह व्यक्ति जो मंच पर खड़ा होकर जहरीले बयान दे रहा था, इस पर कोई कंट्रोल नहीं हुआ था। आपको याद होगा दोस्तों कि लोकसभा चुनावों से पहले कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था, मगर लोकसभा चुनावों के अंतर्गत इन्हें सफलता नहीं मिली। इन्हें लगा कि हमने धर्म के नाम पर महाराष्ट्र में दंगे भड़काने की कोशिश की, कुछ हुआ नहीं, तो क्या किया जाए दोस्तों। उसके बाद मुद्दा आता है चुनावी धांधली का। राहुल गांधी 3 सवाल उठाते हैं और उन 3 सवालों से ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब के मुद्दे को छेड़ दिया जाता है। वो मुद्दा जो 300-400 साल पुराना है, जिसका देश की मौजूदा समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने वो 3 सवाल क्या उठाए थे जिनसे भटकाने के लिए औरंगजेब के मुद्दे को तूल दिया गया। वो 3 सवाल कौन से थे, एक करके आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल, महाराष्ट्र में 5 साल में जितने वोटर्स लिस्ट में नाम जोड़े गए उतने पिछले 5 महीनों में जुड़ गए, जो कि हिमाचल की आबादी है। जी हां, यह पहला सवाल था। राहुल गांधी ने कहा कि ये वोटर्स कहां से आए, 5 महीनों में इतने वोटर्स कैसे जुड़ गए और इन वोटर्स का फायदा किसको हुआ। सवाल नंबर 2, महाराष्ट्र की जो अडल्ट पॉपुलेशन है सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़ है। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स कैसे हो सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आबादी है वयस्कों की, उससे ज्यादा वोटर्स हैं। और फिर उन्होंने जिक्र किया कांति विधानसभा का। क्या सवाल उठाया राहुल गांधी ने आपकी स्क्रीन पर। कांति विधानसभा, यहां कांग्रेस को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिले, विधानसभा में 1.34 लाख वोट हमें मिला और हम लोकसभा चुनाव जीत गए। इस विधानसभा में 35,000 नए वोटर्स जुड़े और ये सारे के सारे 35,000 वोट्स बीजेपी के खाते में गए। और ये सिर्फ कांति विधानसभा में हुआ, कई विधानसभाओं में यह मुद्दा आया। वोटर्स लिस्ट में जिस तरह से नाम जोड़े गए, राहुल गांधी ने यह मुद्दा लोकसभा में भी उठाया था। याद है कि भूल गए? सुनिए राहुल ने क्या कहा था। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोले दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। राहुल गांधी ने जब ये मुद्दे उठाने शुरू किए, तब अचानक औरंगजेब के मुद्दे को तूल दे दिया जाता है और समानांतर तौर पर एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है छावा। वो छावा जिसके लिए उनके जो डायरेक्टर हैं लक्ष्मण उतेकर ने माफी मांगी थी। क्यों? क्योंकि उनके सामने कई करोड़ों की मानहानि का केस दर्ज होने वाला था। मामला क्या था, माफीनामा क्या था, आपके स्क्रीन पर। छावा पर विवाद, गणोजी कान्होजी शिर्के के वंशजों ने दी 100 करोड़ की मानहानि की धमकी, डायरेक्टर ने मांगी माफी। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने वंशजों में से एक भूषण शिर्के से संपर्क किया और अनजाने में परिवार को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म में गणोजी और कान्होजी के अंतिम नाम या गांव के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि आपके सामने एक फिल्म परोस दी जाती है जिसमें सिर्फ झूठ होता है। आपके नाम पर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कई झूठ परोसे जाते हैं, जिनके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु MS गोलवालकर ने कहा था कि इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में काम करने वाले एक व्यक्ति की बेटी के ऊपर बुरी नजर डाली थी। बात वहां नहीं रुकती, सावरकर ने उन्हें अय्याश, लड़कीबाज और यह तक कहा था कि महाराष्ट्र पर राज करने के लायक नहीं थे। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में MS गोलवालकर और सावरकर ने किया था। यह फिल्म रिलीज होती है। फिल्म के बाद हम कई इमोशनल माहौल देखते हैं। महाराष्ट्र भर में इस तरह के इमोशनल माहौल दिखाई देते हैं जहां लोग जो हैं फिल्म खत्म होने के बाद आंसुओं में होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसके बारे में आपको आधा सच परोसा गया, जिसके डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने माफी मांगी और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को प्रमोट किया था। सुनिए। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। और जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर क्रूर शासक औरंगजेब को खलनायक के तौर पर पेश किया गया था। अब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अब आप इस पूरे मुद्दे के तार जुड़ते हुए देख रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में कभी दंगे नहीं हुए? कभी दंगे नहीं हुए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों महाराष्ट्र को सांप्रदायिक आग में झोंका जा रहा है? कांग्रेस के नेता अतुल लोंढे पाटिल ने यह मुद्दा उठाया। क्या कह रहे हैं अतुल, आइए सुनते हैं। ये हम नागपुर वासियों के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नागपुर का इतिहास, नागपुर शहर जब बसाया गया 300 साल हुए। नागपुर में सर्वधर्म समभाव भाईचारा ये चरम पर है। जब पूरे हिंदुस्तान में दंगल होती थी तब भी नागपुर में कभी दंगल नहीं हुई। यहाँ रामनवमी को रामकारक हिंदू मुस्लिम मिलकर खींचते थे। यहाँ संत ताजुद्दीन बाबा के यहाँ जितने मुस्लिम जाते हैं उससे कई ज्यादा हिंदू जाते थे। ताजबाग जो आधे किलोमीटर पर है वहां से मुस्लिम लोग जुलूस लेके आते हैं। छोटा ताजबाग जो सक्करदरा में है वहां से हिंदू लोग ताजुद्दीन बाबा का जुलूस लेके आते हैं और दोनों मिलकर उत्सव मनाते हैं। ये सालों की परंपरा है।
जिसने किसने भी ये राजनीतिक षड्यंत्र कर नागपुर की शांतता को भंग करने की कोशिश की अपने राजनीतिक कारणों के लिए, उसका मैं पहले तो निषेध करता हूं और आपके माध्यम से नागपुर की जनता। अगर पूरा वीडियो देखना है तो दोस्तों उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखा आपने कितनी गंदी सियासत चल रही है, असली मुद्दे को छुपाने के लिए नकली मुद्दे पैदा कर रहे हैं, तो अनभक्त इसको समझ नहीं रहे हैं। तो ये था आज का हमारा रिएक्शन वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।